आप सभी का डेली 11 में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा पेपर होगा उप निरीक्षक यानी कि दरोगा का। यह परीक्षा हुई थी 2015 में। अगर स्पेसिफिक डेट की बात की जाए तो 5 अप्रैल 2015 में। उस टाइम परीक्षा में 300 क्वेश्चन होते थे, जिसमें हिंदी, उत्तराखंड, जीके, मैथ, रीजनिंग। परंतु इसका फॉर्मेट अब चेंज हो गया है। अब सिर्फ आपका 100 नंबर का दरोगा का पेपर होगा, जिसमें हिंदी, जीके, उत्तराखंड आएगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इन 300 क्वेश्चन में से सिर्फ अपने हिंदी, जीके, उत्तराखंड के क्वेश्चन ही लेंगे। इस वीडियो को हम 3 भाग में बनाएंगे, क्योंकि एक ही भाग में अगर बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उसकी प्रासंगिकता थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए 3 भागों में बनाएंगे। पहला भाग ये है, बाकी 2 और भाग 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन डी वर्ण। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 करेक्ट, यानी कि वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ऑप्शन ए ज प्लस न, ज सब में ज और न ही है। इसमें क्या है, जो स्टार्टिंग का अक्षर होगा वो उसके नीचे हलन लगा होगा, यानी कि ऑप्शन 2 और 4 दोनों में से कोई एक सही होगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, जो दूसरे नंबर पर अक्षर आता है उसके नीचे हलन नहीं होता, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा अब क्या हो गया 2। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। चलते हैं आगे। संयुक्त व्यंजन का भी जान लीजिए। अक्षय, यह बनता है क्या के नीचे हलन प्लस पेट पटा शह से, और इसमें होता है त्र। यह बनता है त के नीचे आधा हलन और फिर र से। एक होता है श्री। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, अधोलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इसका हम कर चुके हैं ऑप्शन बी। अभी मैंने आपको बताया ज के नीचे हलन प्लस न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? आसान है, न स्वर नहीं है। क्वेश्चन 5, आपको वर्तनी शुद्ध बतानी है। जानवी कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 5th का ऑप्शन सी, जानवी। ये शुद्ध वर्तनी होगी। नेक्स्ट, दीर्घायु कैसे लिखा जाता है? यहाँ पर दीर्घायु ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं 7, श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? ये फेवरेट क्वेश्चन है हमारे विभाग का, उत्तराखंड के विभाग का, जो भी परीक्षाएं कराई जाती हैं। श्रृंगार ऑप्शन भी करेक्ट है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? उज्ज्वल में हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, 2 आधे जय आते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। उज्ज्वल में संधि पूछी जाए तो उत प्लस जवल, यानी कि यह संधि होगी व्यंजन संधि। संधि 3 प्रकार की होती है। इससे रिलेटेड मैं सेशन जल्दी ही लाऊंगा, धैर्य रखिएगा। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अंताक्षरी अंत्यसाक्ष्य करेक्ट कैसे लिखा जाता है? करेक्ट आंसर होगा 3rd, यानी कि अंत है साक्ष्य। अगर बात करें संधि की तो ये विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि में हमेशा 2 बिंदी दिखाई देती हैं, एक्सेप्शनल अगर केस को छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? क्वेश्चन हमारा 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, ध्यान दीजिएगा, वर्ण। वर्णों का अगर मेल हो तो आंसर होता है संधि। दोस्तों अगर बात करें शब्द का अगर मेल हो तो आंसर होता है समास, समास। ठीक है दोस्तों, वर्णों में बिंदी आ रही है, यहाँ पर न। वर्णों से संधि, शब्द से समास। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं। प्रत्यय हमेशा बाद में लगते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? ऑप्शन 1, 2, 3, 4।
संधि दोस्तों 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि यानी कि बिंदी। स्वर संधि इसमें 5 प्रकार की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है? राकेश का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो शब्द में दिखे यानी कि राके राके राके, ये तो गलत हो जाएगा, नहीं आएगा। अब ऑप्शन बचते हैं 3, 2, 4। करेक्ट क्या होगा? राक भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर या तो राका, इसमें देखते हैं बड़ी ई, इसमें छोटी ई, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा क के साथ अ और बड़ी ई मिलके क्या बना रहे हैं? ए की मात्रा। तो ये हो गया ऑप्शन 3 इज करेक्ट, और ये संधि होगी गुण संधि। गुण संधि के बारे में जान लीजिए। गुण संधि हमेशा किन्हीं 2 अक्षरों से मिलकर कोई तीसरा अक्षर बनेगा। जैसे यहाँ पर अ प्लस ई मिलके क्या बना रहे हैं? ए की मात्रा, गुण संधि। ऐसे ही बहुब्रीहि समास होता है, यह 2 शब्दों से मिलकर कोई तीसरा ही शब्द बनता है। ज़्यादातर किसी ईश्वर का नाम होता है, भगवान का नाम होता है। नेक्स्ट, भानुउदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? भानुउदय, इसके बीच में देखिए बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ा मतलब दीर्घ संधि। ठीक है दोस्तों, इसमें हुआ है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या हो गया? बड़ा ऊ, दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 14, अति प्लस आचार संधि विच्छेद है। अति प्लस आचार संधि विच्छेद है, तो ये है ऑप्शन फर्स्ट तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये सेम सा दिख रहा है। संधि की यही विशेषता होती है। ये ऑप्शन देके एग्जामिनर कुछ बच्चों को कन्फ्यूज कर सकता है। अब बात करते हैं करेक्ट आंसर की। ये तो आंसर 3 होगा या आंसर 2 होगा? हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अत्याचार। यहाँ पर ई की मात्रा और ए मिलके क्या बना रहा है? य। इसे बोला जाता है य यानी कि यण संधि। जहाँ भी बीच में आपको य, व तथा री दिखाई दे, आंख बंद करके यण संधि लगा दीजिएगा। एक्सेप्शनल हमेशा होते हैं, उन पर मैं बात नहीं करूँगा। चलते हैं आगे, अभी हम अपना पेपर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ प्लस ई। मैंने भी बताया था 2 अक्षर मिलके किसी तीसरे अक्षर का निर्माण करते हैं तो गुण संधि। यण संधि मैंने बताया य, व तथा र। वृद्धि में क्या होगा दोस्तों? डबल मात्रा दिखाई देगी बीच में। दीर्घ का मतलब क्या होगा? बड़ा आ। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। यहाँ पर मैंने आपको ये चारों संधि बताई हैं, अपना याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, प्रति प्लस उत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, प्रति प्लस उत्तर, तो यह सब जहाँ दिखे वो तो गलत होगा, यानी कि ऑप्शन 4 तो गलत हो गया। होप करते हैं आपको सेशन में अच्छा लग रहा होगा। पर भी नहीं होगा, क्योंकि जो सेम शब्द दिख रहे हैं आपको, काट दीजिए। यहाँ पर प्रत्यु काट दीजिए, आंसर नहीं होगा। यहाँ पर प्लस उत्तर, ये भी आंसर नहीं होगा। आते हैं या तो प्रत होगा या प्रति। करेक्ट आंसर होगा प्रति। यहाँ पर कौन सी संधि हुई है? बीच में आ रहा है य, यानी कि यण संधि। करने को तो हम दोस्तों ये पेपर सोल्व कर रहे हैं, लेकिन इसके आधार पर जितने भी स्टैटिक जी के हिंदी से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको सभी सोल्व करने का प्रयास करा रहा हूँ। आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, क्रमधारीय समास। पहली बात तो समास 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों, और सर्वनाम भी 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन पर। क्रमधारीय समास किसे कहते हैं? क्रमधारीय में हमेशा विशेषता बताई जाएगी, देखते हैं। चक्रपाणी तो भगवान होंगे, बहुब्रीहि। चतुर्युग द्विगु समास होगा, संख्या बताई जा रही है। इसमें बीच में डंडा आ रहा है, यानी कि द्वंद्व समास होगा। नीलोत्पल क्या है? नील, कैसा कलर है इसका? नीला, यानी कि ब्लू। यहाँ पर विशेषता बताई गई है। 17 का आंसर होगा 3। चक्रपाणी भगवान है, कृष्ण या विष्णु, बहुब्रीहि। चतुर्युग यानी कि 4 संख्या आ गई तो द्विगु। माता पिता के बीच में ये डैश दिख रहा है, यानी कि द्वंद्व समास। समास के भी 4 बताए हैं मैंने आपको, कंठस्थ कर लीजिएगा। नेक्स्ट, चतुरानन में समास क्या है? अभी आपसे बताया मैंने चतुरानन, जिसके 4 आनन हो, यानी कि बहुब्रीहि। कुछ बच्चे इसको द्विगु से कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है चतुरानन यानी कि 4, लेकिन दोस्तों इससे हमें किसका बोध हो रहा है? किसी भगवान का, यानी कि बहुब्रीहि समास।
क्रमधारी में विशेषता, द्वंद्व में डंडा आएगा, जैसे ये न दिख रहा है इस टाइप से डंडा होगा बीच में। द्विगु, द्विगु में मैंने बताया संख्या। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? भगवान देख लीजिए कहाँ हो सकते हैं, पंचानन। त्रिभुवन में क्या है, द्विगु। पुरुषों में सिंह क्या है, पुरुषों में सिंह, पुरुषों में है जो सिंह, तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। आप इसे आराम से कर सकते हैं। चौराहा, यानी कि राहा कैसा है, 4 राहों का समूह, द्विगु समास। संख्या है सामने, संख्या के साथ में इसमें भगवान तो नहीं है तो बहुब्रीहि भी नहीं होगा, यानी कि करेक्ट आंसर होगा द्विगु। आशा करते हैं आपको समास समझ में आ रहे होंगे। भाई बहन दोस्तों, इसमें बीच में क्या है, डैश। ये डैश कहाँ पे दिख रहा है आपको, बहुब्रीहि में नहीं है, तत्पुरुष में नहीं है, द्विगु में नहीं है। द्वंद्व द और द के बीच में न, ये डैश का काम कर रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं दोस्तों। शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का, योग रूढ़ शब्द का अर्थ यहाँ पर ऑप्शन ए पवित्र, ऑप्शन 3 विनिमय, ऑप्शन बी कुशल, ऑप्शन 4 जलज। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा जलज। योग रूढ़ जलज, जलज में उत्पन्न होने वाला। ठीक है दोस्तों, इसमें भी एक तरह से बहुब्रीहि का ही अर्थ निकलता है। अगर आप देखना चाहें, जलज कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है जिसका जन्म कहाँ हुआ हो, जल में। ऐसे बहुब्रीहि में किसी भगवान का नाम किसी तीसरे का ही नाम आता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है, यानी कि देसी शब्द कौन सा नहीं है? जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में नहीं दिखे उसको एकदम से अंडरलाइन कर दीजिएगा, आपका 1.25 नंबर नेगेटिव में जाने से बचेगा। नहीं है। डिबरी, पगड़ी, पुष्कर, ढोर, ए, बी और 4 इसमें क्या है, देसी शब्द हैं। पुष्कर देसी शब्द नहीं है, यह है संस्कृत का शब्द है। संस्कृत शब्दों की पहचान करने के लिए सबसे सिंपल है, बीच में श आता है। एक्सेप्शनल आर ऑलवेज, एक्सेप्शनल आपको हर जगह दिखेंगे, ये बस ट्रिक है, अगर आप पसंद हो तो आप इसको अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट, अधोलिखित में रूढ़ शब्द नहीं है, नहीं को अंडरलाइन कीजिए सबसे पहले। रूढ़ शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24। मलयज, जलज, पंकज, इन सभी को अगर आप तोड़ेंगे तो कोई ना कोई आपको अर्थ मिल जाएगा। जल में पैदा होने वाला, पंकज 5 जिसके कज हों, मलयज मल, अर्थ निकल रहे हैं अगर शब्दों को तोड़ रहे हैं। अगर वैभव को तोड़े तो कोई अर्थ आपके सामने नहीं आएगा। यह क्वेश्चन मुझे थोड़ी त्रुटि लग रही है इसमें। अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? क्वेश्चन गलत है दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो रखा है फ्रेंड्स। आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 24 में ये नहीं मिसप्रिंट हो रखा है, ये नहीं होना चाहिए था। अब क्वेश्चन को पढ़िए, अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो मलज, जलज, पंकज ये सब क्या है, रूढ़ शब्द नहीं है। वैभव क्या होगा, रूढ़ शब्द होगा। जलज, पंकज, मलज क्या हैं, ये हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, मिसप्रिंटिंग थी। नेक्स्ट चलते हैं। 4 पाई पर भाई साहब बैठे हैं। 4 पाई में कारक, जब कहीं पर में तथा पर आ जाए वहाँ पर आपको लगाना है अधिकरण। जैसे ये कहें कि छात्र कुर्सियों पर बैठे हैं तो वहाँ पर भी क्या होगा, अधिकरण। ठीक है दोस्तों, संप्रदान में क्रम के लिए कर्ता ने क्रम को, करण में क्या आएगा, से आएगा। कारक का भी मैं चैप्टर लूँगा, आप धैर्य रखिएगा। कारक मैं आपको बता दूँ 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कवि का स्त्रीलिंग है दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग है। सभी बहुत से छात्र ऐसे कर देते हैं कवि, तो कवि ढूंढ लीजिए, आंसर इसी में से कुछ होगा, यानी कि ये आंसर तो नहीं होगा। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, माइंड गेम खेलता है। तो आंसर करेक्ट होगा, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, यानी कि बाकी गलत हैं। आंसर करेक्ट है ए, कवयित्री। छात्र क्या करते हैं, कवि को सेम लिख के बाद में यित्री लगा देते हैं, जैसे ऑप्शन सेकंड में दिया गया है, तो वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, करेक्ट आंसर होगा कवयित्री। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक वचन और बहुवचन।
सिंपल था। नेक्स्ट, लिंग की दृष्टि से दही शब्द कैसा है? दही शब्द गांव में तो बोलते हैं कि दही खट्टी हो गई है, दही खाई है, इस टाइप से, तो सबको लगता है कि दही स्त्रीलिंग होगा, लेकिन हमारे प्रोनाउंसिएशन में कहीं ना कहीं त्रुटि है दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा दही पुल्लिंग शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? पहली बात, विकारी 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये होते हैं विकारी शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो। तो देख लीजिए, लड़का क्या है? एक संज्ञा है, इसमें विकार उत्पन्न होगा, ये विकारी शब्द है। इजी था। निम्नलिखित, नीचे लिखे, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि कारक कितने हैं, समास कितने हैं, तो उनको याद रखिएगा, विकारी 4 प्रकार के। नीचे लिखे गए वाक्यों में आपसे पूछा गया है सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग कहाँ किया गया है? सर्वनाम में आपको बता दूं, यानी कि प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर यूज हो। द नेम विच इज यूज एट प्लेस ऑफ प्रोनाउन, एट प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल हो उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती शुद्ध है, सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, शुद्ध है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये गलत है दोस्तों। तेरे को कोई शब्द ही नहीं होता। कुछ मतलब बोलते हैं, सभी बोलते हैं मैं तेरे को, मुझको, मेरे को, वो शब्द नहीं होते, वो गलत होता है, वो वर्तनी शुद्ध नहीं होती। इसका सही होगा मैं तुझको एक घड़ी दूंगा, तेरे को कोई शब्द नहीं है। नेक्स्ट, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, अशुद्ध है थर्ड, यानी कि आंसर करेक्ट होगा थर्ड। तो अब से आप किसी को तेरे को, मेरे को नहीं बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं आगे। 31, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। इजी है फ्रेंड्स। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कारक मैंने 8 प्रकार के बताए। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। नेक्स्ट, अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अविकारी शब्द मैंने बताया था। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकारी शब्द होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो देखिए, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको भी पीछे बताई है वो 32 में काम आ रही है। विकारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया होते हैं। तो यहाँ पर गलत क्या है? अव्यय क्या है? अव्यय एक अविकारी शब्द है। अव्यय, आप मुझे बताइए, व्यय का अर्थ क्या होता है? खर्च, खर्च होता है। अगर मैं बोल दूं अव्यय, यानी कि जो खर्च ना हो उसे अव्यय कहेंगे। तो अव्यय यानी कि अविकारी शब्द। नेक्स्ट, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। क्रमवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य। क्रम, कृत, भाव, ठीक है दोस्तों। शिव का विशेषण आपको बताना है। शिव का विशेषण होता है, करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3, शिव। बात करें जो शिव को मानते थे उन्हें कहा गया है नयनार। जो विष्णु भगवान को मानते थे उन्हें कहा गया है अलवार। क्वेश्चन आ चुका है, ये जीके से क्वेश्चन है। याद कैसे करेंगे? शिव भगवान किसकी सवारी करते हैं? नंदी जी की, तो यानी कि नयनार। ठीक है दोस्तों, अब आप शायद कभी से नहीं भूलेंगे। और विष्णु भगवान तो आपको फिर याद ही हो जाएगा। नयनार के बाद क्या बचता है? अलवार। नेक्स्ट, खर का पर्यायवाची शब्द है। बहुत सारे दोस्त यहाँ पर करेक्ट आंसर यही लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर खर खर, लेकिन वो आपको 1.25 नंबर लेके चला जाएगा एग्जामिनर। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर गधा। खर बोलते हैं गधा को, गधे को। अनिल पर्यायवाची शब्द है। अनिल, अनिल पर्यायवाची शब्द होता है पवन का। बात करें अनल, अनल किसका होता है? आग का। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको, ये कंफ्यूजिंग वर्ड है अनिल और अनल। नेक्स्ट, परसून शब्द का पर्यायवाची है परसून। परसून दोस्तों पुष्प। अग्नि मैंने अभी क्या बताया? अनल, भूलना नहीं है। कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे? अंडरलाइन नहीं को करेंगे। कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है।
तो जंगल भी कानून को बोलते हैं, विपिन अन्य सभी कानून को बोलते हैं। करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, नियति शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। नियति, आपने चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल तो देखा ही होगा, उसमें चाणक्य जी चंद्रगुप्त मौर्य से कहते रहते थे कि नियति नियति, तो नियति का अर्थ था भाग्य। चाणक्य और चंद्रगुप्त जी का जिक्र आ गया है तो चाणक्य के दो अन्य नाम थे, विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है अर्थशास्त्र। तो ये किस पर लिखी गई होगी? आर्थिक स्थिति पर? नहीं फ्रेंड्स, चाणक्य जी ने जो पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र, उसका संबंध है राजनीति से। आई रिपीट, राजनीति से। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बच्चे इसमें डायरेक्ट कर देते हैं कि इकोनॉमी से, यानी कि आर्थिकी से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। करेक्ट आंसर है राजनीति से। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अर्थ का विलोम है, अर्थ का विलोम होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा, अर्थ का विलोम होगा इति। क्वेश्चन नंबर 40, करेक्ट आंसर सेकंड इति। नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण का विलोम शब्द है, आपको बताना है साउथ का विलोम क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा वाम। दक्षिण का उल्टा वाम। दक्षिण को बोलते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं वाम को। चलते हैं आगे। शोषक का विपरीत सुनिए, तो इसके तो आप रिदम भी देख सकते हैं, शोषक, पोषक। पोषक यहाँ पर भी दिया गया है आपके मार्क्स कम करने के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वाला सही नहीं होगा। शक, शक यहाँ पर दिख रहा है। शक का नाम आ गया तो ये भी जान लीजिए। शक संवत कब चलाया गया था? 78 ईस्वी में। विक्रम संवत कब चलाया गया था? 58 ईसा पूर्व। आई रिपीट, ईसा पूर्व। गुप्त संवत कब चलाया गया था फ्रेंड्स? तो गुप्त संवत चलाया गया था, गुप्त संवत 319 या फिर 20 ईस्वी। चलते हैं आगे। हर्ष शब्द का विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही शब्द का चयन कीजिए। आपको ज़्यादा बस इतना याद रखना, कीवर्ड यहाँ पर हर्ष है, इसका पूछा गया है विलोम। हर्ष का विलोम होगा यहाँ पर विषाद। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या है? सूक्ष्म यानी कि स्थूल। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। बढ़ते हैं आगे 45 की ओर। जो पहले कभी ना हुआ हो, आपको अर्थ बताना है। तो जो पहले ना हुआ हो यानी कि भूत, 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 अभूत यानी कि जो भूतकाल में ना हुआ हो, अभूत पूर्व, ऐसे आंसर लगाए जाते हैं अगर आपको करेक्ट आंसर ना पता हो। तुक्का मारने के लिए भी थोड़ा सा सेंस होना ज़रूरी है। जो सब कुछ जानता हो, बताइए जो सब कुछ जानता हो, जैसे कि आप सभी हैं सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। नेक्स्ट फ्रेंड, जिसकी गर्दन सुंदर हो। रामायण तो सभी ने देखी होगी, तो उसमें एक नाम था सुग्रीव, अर्थात सुग्रीव की गर्दन सुंदर थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सुदर्शन शाह, कुछ याद आया? टिहरी गढ़वाल राजधानी स्थानांतरित कब? 1815। क्यों? संगोली की संधि किसके बीच में? गार्डनर तथा बमशाह। चलते हैं आगे। बिना घर का, जिसके पास घर ना हो, तो बहुत से छात्र लगा देंगे कि इसका आंसर तो होगा अनाथ। नहीं, गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा अनिकेत। जिसके पास घर ना हो, अनिकेत। कभी कहीं लिखा रहता है ना भवनों पे कि निकेतन या निवास स्थल, तो अनिकेत होगा बिना घर का। शांति निकेतन लिखा रहता है ना कहीं के घर पे, शांति निकेतन यानी कि शांति वाला घर, तो निकेतन वहीं से लिया गया है। आ जाएगा तो क्या होगा? जिसके पास घर ना हो, अनिकेत। चलते हैं आगे। जिसे बुलाया ना गया हो। अतिथि क्या है? क्या यही करेक्ट आंसर होगा? अतिथि, अतिथि का अर्थ होता है जिसकी तिथि ना पता हो। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, अनाहूत, जिसे बुलाया गया ना हो। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो नहीं, ना, सही, अशुद्ध, शुद्ध होता है उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा जब भी आए। बढ़ते हैं आगे। जो आँखों के सामने हो, जो आँखों के सामने ना हो, ध्यान से ध्यान दीजिए यहाँ पर। जो आँखों के सामने ना हो, तो क्या इसका आंसर अप्रत्यक्ष होगा? बताइए।
50% छात्र इसका आंसर अप्रत्यक्ष लगा देंगे। गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जो आंखों के सामने ना हो, प्रोक्ष। करेक्ट आंसर इज 4। आज के हमारे पहले भाग में ये इस वीडियो का दरोगा वाले एग्ज़ाम का भाग 1 था। भाग 2 और 3 के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती नहीं तो। ठीक है, वीडियो कंटिन्यू रखते हैं भाग 2 में फ्रेंड्स।